हाँ दोस्तों, हम अब पढ़ते हैं ज्योग्राफी के बारे में। भूगोल, ज्योग्राफी है क्या? सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी होती क्या है? देखो दोस्तों, ज्योग्राफी की जैसे कि हम अगर माइंड में बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर मैंने सबसे ऊंचा पहाड़ देख लिया, सबसे लंबी नदी देख ली, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट देख लिया, सबसे बड़ा महासागर देख लिया, ज्योग्राफी हो गई। ज्योग्राफी यहाँ ज्योग्राफी आपने शुरू ही देखी है। तो ज्योग्राफी को देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योग्राफी है क्या। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में तो ध्यान दे देना, देखो ज्योग्राफी रट्टा नहीं मारी जाएगी। ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट है, फील करके आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि अभी वो हम बताएंगे कैसे चीज को फील करेंगे, उस चीज को आंसर देंगे। हमें नहीं आता है तो भी आंसर दे देंगे। वो अप्रोचेबल सब्जेक्ट है अपना ज्योग्राफी। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं, ज्योग्राफी भूगोल, भूगोल की बात करता हूं, भूगोल में हम पढ़ते क्या है? भूगोल में हम पढ़ते क्या है? जैसे भूगोल में आप पढ़ोगे भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में पृथ्वी की पूरी स्टडी करेंगे, पर्यावरण, ठीक है, जलवायु, वन, वन्य अभ्यारण्य, जो भी चीज है। अच्छा, जो मैंने बेसिकली चीजें लिखी है जैसे कि ज्वार भाटा, महासागर, महाद्वीप, ठीक है, जो भी चीजें लिखा है, क्या मेरे को कोई भी बता सकता है ये सारी चीजें कैसी हैं, कृत्रिम या प्राकृतिक? तो इससे पता लगेगा सारी चीजें तो प्राकृतिक है। कोई भी चीज मानव के द्वारा निर्मित हो, ये कैसी है? प्राकृतिक। तो मैं सीधा बोलूंगा ज्योग्राफी स्टडी प्राकृतिक नेचर। ज्योग्राफी इसका स्टडी करती है, प्राकृतिक अध्ययन करती है। तो यहाँ पर मैं एक सीधा शब्द लिख दूंगा, ये चीजें साफ कर दूंगा, ज्योग्राफी इसका अध्ययन करती है, प्राकृतिक। अब होता क्या है ज्योग्राफी में? प्रकृति में जितनी घटना घटती है उसके पीछे लॉजिक होता है। कोई भी घटना, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है, कुछ भी पर्वत का निर्माण हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो सारी चीजें के पीछे कोई ना कोई क्या होता है? कारण, रीजन होता है। तो कोई ना कोई रीजन होता है, और यहां पर हम क्या करते हैं? इस कारण का पता करने के लिए किसका उपयोग लेते हैं? विज्ञान में रूल अप्लाई करते हैं। ज्योग्राफी क्या करती है? मानव को जीवन को सरल बनाने के लिए, जो प्रकृति को समझने के लिए विज्ञान के रूल अप्लाई करती है। तो यहां पर कोई नई चीजें विज्ञान के रूल बनाती नहीं है, खाली अप्लाई करती है, ठीक है। तो यहां पर हम जैसे कि बोलेंगे ज्योग्राफी, अगर देखा जाए ज्योग्राफी को समझने के लिए साइंस को समझना बहुत जरूरी है। अभी आपको मैं देखे, अभी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, ओशनोलॉजी पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, भूआकृति विज्ञान या जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान में देखेंगे हम बहुत से कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर ज्योग्राफी के क्या कहते हैं? ज्योग्राफी विज्ञान का विषय, विज्ञान को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ज्योग्राफी को समझना भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ज्योग्राफी के बारे में अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम लेते हैं टॉपिक पृथ्वी से। यहां से हिंदी मीडियम वालों बच्चे के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो यहां पर हिंदी मीडियम वाले के लिए तो एक शब्द पर्याप्त है, जियोड। लेकिन आप दोस्तों ध्यान दे लेना, यहां आप यूपीएससी से बात कर रहे हो, तो यूपीएससी से बात करो, यूपीएससी चीजें घुमा के देगी, एसएससी वाली चीज दे देगी, तो फिर बात ही क्या होगी। तो जियोड, इंग्लिश मीडियम वाला तो एक शब्द ढूंढा, उसको जियोड। अब दिक्कत ये होगी हिंदी मीडियम। अब हिंदी मीडियम की देखो दिक्कत कहां की, जब यूपीएससी फेस करते हो, आजकल मार्केट में एक बहुत बात घूम रही है कि यूपीएससी भेदभाव करती है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों के साथ। बिल्कुल रॉन्ग है ये वो बच्चे बोलते हैं जिनके बस की बात मेहनत करना नहीं होता है। होता क्या है कि ये लोगों को कैसे अनुभव हुआ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम डिफरेंट चीजें क्यों होती है? दिक्कत इसकी सबसे बड़ी बात होती है, आप खुद हो कैसे। देखो इंग्लिश मीडियम का, देखो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे कोई अलग से नहीं आ रहे, इंग्लिश मीडियम की कोई अलग से कोई सोसाइटी नहीं बनी हुई है, ना ही हिंदी मीडियम की, दोनों एक ही सोसाइटी से निकल के आ रहे हैं, दोनों का एक ही सोसाइटी है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है ना, वो जो इंग्लिश सीख रहा है वो कहां से सीख रहा है? बुक से। यस और नो? यस। लेकिन हिंदी मीडियम का जो बच्चा इंग्लिश जो हिंदी सीख रहा है वो कहां से सीख रहा है? सोसाइटी से। कहां से सीख रहा है? सोसाइटी से। और सोसाइटी में आधे शब्द ऐसे बोले जाते हैं जिनका हिंदी में कोई अर्थ ही नहीं है, और वो जब वो अर्थ को जब कहां लिख के आएगा,
एग्जाम में लिख के आएगा, मान लीजिए उसने वो लिख के आएगा अपने लोकेलिटी का कोई वर्ड उठा के वहां चिपका दिया और कॉपी चेक करने में बोल बेचारा कोई साउथ का या कोई ईस्ट का या कोई वेस्ट का, वो तो बेचारा घूमता है ये है क्या। अब जैसे राजस्थान की एक बात होता है, राजस्थान में एक शब्द होता है पानी और इसको बोलते हैं पानी। यहां पर हिंदी में जाओगे तो पानी का अर्थ होता है हाथ। अब बताओ कहां तक समझेगा हिंदी वाला। पानी का मतलब हिंदी में होता है हाथ और आपने यूज किया किसके लिए, पानी के लिए। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को सबसे पहले जरूरी है कि कोई भी हिंदी मीडियम की कोई भी ग्रामर की बुक है उसे पढ़ना जरूरी है और शब्द का उसके जो शब्द का पर्यायवाची शब्द है उनको विशेषकर पढ़ना जरूरी है। उसको हिंदी मीडियम के लिए वार्निंग के रूप में बोल रहा हूं मैं, यूपीएससी को यही बात खा रहे हैं। वो जो यूज कर रहे हैं जो लैंग्वेज, वो सोसाइटी की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। एक कह सकते हैं जिस एक अधिकारी लेवल की आप जो लैंग्वेज चाहिए उनको वो लैंग्वेज आपके पास नहीं है। कभी देखना कोई एक अधिकारी होता है, सीनियर अधिकारी कोई भी होता है, वो बात करता है और एक सोसाइटी का पर्सन बात कर रहा है, दोनों के स्टैंडर्ड में लेवल मिलता है। कहां से वो ये लेवल होता है और यहां से आप कहते हो ये भेदभाव यहां हो रहा है आपके पढ़ने के तरीके। तो यहां से आपको सबसे ज्यादा ये चीज देखनी चाहिए। अब यहां पर आपको हिंदी की कोई भी एक ग्रामर की बुक उठानी है और ग्रामर की बुक को पढ़ना है। विशेषकर ध्यान हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूं वार्निंग के रूप में, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करना चाहते हो विशेष रूप से ध्यान दें। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के जो शब्द जीओड बोला गया हिंदी में इसको क्या क्या कहते हैं। हिंदी में आपको मिलेगा काफी तूफानी वर्ड, इसमें देख लो बोलोगे सब ये क्या होगा। हिंदी में इसको बोलेंगे भू आब। आपको ये भी दे सकते हैं भू आब। भू आब यानी छाया, पृथ्वी की एक छाया, प्रतिबिंब। दूसरा होता है गोल आब, गोले की आभा, गोले की छाया, गोले जैसी। या फिर इसको बोलेंगे लघु का, लघु लघु का। या फिर बोलेंगे दीर्घाकार, दीर्घाकार। ये शब्द आपको हिंदी में देखने को मिल सकते हैं। यूपीएससी यही देगी, एसएससी तो फिर भी जीओड से काम निकाल लेगी, हिंदी वालों को चिपका देगी जीओड। लेकिन यूपीएससी 100% मैं कहता हूं यही शब्द ऑप्शन में देगी। पृथ्वी की आकृति कैसी है वो आपको ऑप्शन में यही देगी, भूआ, गोला, लघुकार, दीर्घाकार। अब हिंदी पर गारंटी देता हूं कोई भी कंपटीशन की बुक उठा के देखिए वो इससे आगे नहीं बढ़ेगा, हिंदी में भी जीओड चिपका देगा। अब वो पढ़ के चला गया यूपीएससी में, वो ढूंढ रहे जीओड 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 जीओड, उसको कहीं मिला ही नहीं, कुछ छोड़ो कुछ छोड़ो। तो यहां से आपको ये देखना है। अब बात आती है ये सब कहा किसने, पृथ्वी की आकृति जीओड, ये कहा किसने, अरस्तु ने। किसने कहा, अरस्तु ने। अब अरस्तु ठहरा अपना कहा जाता है थिंकर, विचारक था। अब इसने बोल दिया कि पृथ्वी जीओड आकृति की है, उसने अपने गणित लगा के, ये कोई साइंटिस्ट तो ना इस चीज को सिद्ध कर पाए। लेकिन आगे चल के इसी चीज को सिद्ध किसने किया, न्यूटन ने। न्यूटन ने सिद्ध किया कि पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। कैसी है, गोला, भुआ, लघुकार और दीर्घाकार, ये आकृति उसने बताई। सिद्ध किसने की, न्यूटन ने। अब कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल हुआ, बसों में लड्डू तो घुमाए होंगे, एक लट्टू को घुमाओ और लट्टू घुमाओगे तो आपको देखने का पड़ेगा कि लट्टू के अंदर इसका जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, ये एकदम से ऐसे दबते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है तीव्र गति से और इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, थोड़े से दब रहे हैं, इसके ये थोड़े से दब रहे हैं और इसके कोई कोर नहीं बनी हुई बाहर की तरफ, कोई भी बिल्कुल गोल है। जैसे कि बजरी के अंदर जो पत्थर निकलते हैं उसको चारों तरफ कितने चिकने होते हैं, उसी टाइप की पृथ्वी का बिल्कुल बाहर की तरफ चिकनी, बिल्कुल चिकनी, सत्य सर। अब कहोगे सर पूरी पृथ्वी ऐसी, पृथ्वी एक आधे सेब की तरह है, इस तरीके से। ये अपना दो महासागर और महाद्वीप इस प्रकार से, ये ऊपर अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए सबसे ज्यादा जो वेट होगा वो किस में होगा, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। तो सबसे ज्यादा वेट आएगा इसमें वायुमंडल में। पृथ्वी का 82% जो वेट होता है वो वायुमंडल का होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा वायुमंडल है। इसमें हम क्लाइमेटोलॉजी में इसको और आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर पृथ्वी ये मत मान लेना पूरी की पूरी ठोस है, नहीं, पृथ्वी एक आधे से भी कटेगी है, ध्यान दे लेना। तो यहां पर इनकी आकृति, अब यहां से एक शब्द निकला ग्लोब।
ग्लोब्स पर ध्यान से पहले मत समझना, हर एक शब्द का मीन्स है, एक लॉजिकल चीज से निकल के आ रही है वो चीज। गोलाब से क्या निकला? ग्लोब। और ग्लोब का निर्माण किसने किया? एक विद्वान था का मार्टिन बेकर। ग्लोब का निर्माण किसने किया? मार्टिन बेकर। फिर आगे चल के ग्लोब को, जैसे कि आपने पहले पीसी बनाया, पर्सनल कंप्यूटर बनाया, पर्सनल कंप्यूटर के बाद आपने लैपटॉप बनाया, क्योंकि आप लेके जा सकते हो, उसी प्रकार आपको भी यहां पर चाहिए। और जैसे जैसे आगे आया मानचित्र, मानचित्र का निर्माण किसने किया? मानचित्र का निर्माण किया अग्नेंजी मेंडल ने। मानचित्र का निर्माण किसने किया? अग्नेंजी मेंडल ने। ये वो लोग हैं, आज जिस भूगोल को जिस स्वरूप में आप देख रहे हो, जरूरी ऐसा है, इसको लाने में बहुत से विद्वानों का योगदान है, बहुत से भूगोल नेताओं का योगदान है। आज जरूरी नहीं है कि आप जो ज्योग्राफी आज पढ़ रहे हो, आज से 10 साल बाद 15 साल यही रहेगा, नहीं, कॉन्सेप्ट बदलते रहते हैं, कॉन्सेप्ट एक नहीं रहेंगे। जैसे कि आगे मैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगा, कैसे 3 काल के अंदर इनको विभक्त कर दिया गया है। जैसे पहले सियाल सीमांकन पढ़ा जाता था, लेकिन आज क्रस्ट मेटल कोर पढ़ा जाता है। तो चीजें बदल रही हैं। पहले आप जब स्टडी पढ़ते थे, स्टडी सारी क्लास में आपको पढ़ाया गया कितने प्लेनेट है? 9। आज कितने हो गए? 8। मानव की जैसे समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे इनके सिद्धांत भी बढ़ते हैं, वैसे वैसे इन चीज को बड़ा ब्रॉड करता चला जाएगा। तो ज्योग्राफी को स्थिर मानना आपकी सबसे बड़ी प्राकृतिक चेंज। अगला हम ये तो होगी पृथ्वी की आकार की बात होगी, पृथ्वी की आकार कैसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी पे जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो किस प्रकार से। अक्षांश सबसे पहले पढ़ते हैं, अक्षांश हिंदी में क्या बोलेंगे? अक्षांश। अक्ष और अंश, अक्ष का अंश, अक्ष का क्या होता है? क्षैतिज। अक्ष का क्या होता है? क्षैतिज, समान होता है। अक्षांश शब्द क्या होगा? अक्षांश शब्द को अगर मैं कोई इसको शब्द को खोलने की कोशिश करूंगा अक्षांश को, तो इसमें एक शब्द निकलेगा अक्ष का अंश। ये निकल रहा है ना? अक्षांश को अगर मैं खोलूंगा शब्द क्या निकल गया मेरे पास? अक्ष का अंश। अच्छा ये बताइए, ये तरबूज आपके पास गोला है। अच्छा दो ध्यान दे लेना, 2 शब्द होते हैं, एक तो गोला होता है और एक वर्त होता है। इन दोनों में कंफर्म कर लेना, गोला और वर्त में क्या फर्क है? दोनों को सूत्र भी अलग अलग ही है, गोले का और वर्त का सूत्र अलग अलग है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो, गोला और वर्त को एक ही मानते हैं। गोला और वर्त क्या होता है ध्यान दे लेना, कभी मतलब वर्ताकार, वर्ताकार बोलना गलत है, पृथ्वी वर्ताकार नहीं है, गोलाकार है। इस चीज को ध्यान कंफर्म कर लेना, वर्त का यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं गोले की बात करूं तो एक कोई गोला है हमारे पास, कोई एक पिंड है, मान लीजिए तरबूज है आपके पास, वाटरमेलन हमारे पास। अगर तरबूज इसमें बोल रहा है अक्ष का अंश, अगर अक्ष का अंश है, हमें एक अक्ष का अंश चाहिए, तो मैं यहां पर एक सीधा चाकू से काट दूंगा इसे, तो क्या मेरे को इसका अंश मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मैं चाकू से ये बोल रहा है अक्ष का अंश, मेरे को अक्ष का एक अंश चाहिए, टुकड़ा चाहिए, तो यहां पर मैं एक चाकू से इसको काट दूंगा, क्या अंश मिला मेरे को? नहीं। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक एंगल बनाना पड़ेगा इसके साथ, आया ना? एंगल बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये एक एंगल बना दिया, तो यहां पर मेरे को क्या मिल गया? अक्ष का अंश, और वही क्या है? अक्षांश। यानी अब मैं इसको अपनी, ये तो समझ में आ गया, अब इसको एक सब्जेक्टिव भाषा क्या देंगे? इसको सब्जेक्टिव भाषा दे देंगे कि पूर्व से पश्चिम की ओर कोणीय मान, पूर्व से पश्चिम की ओर का कोणीय मान, पूर्व से पश्चिम की ओर कोणीय मान को हम क्या बोलेंगे? अक्षांश। पूर्व से पश्चिम की ओर के, पूर्व से पश्चिम की ओर के कोणीय मान को हम क्या बोलेंगे? अक्षांश। आपकी बात समझ में आ गई? एक बात तो ये, पहली बात तो मैंने पहले बताया अक्षांश होता है क्या, ये चीज अब आपके डेफिनेट समझ में आ गई। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर आप एक बेसिक सी चीज पढ़ी हो छठी क्लास में मैथ के अंदर, कोई वर्त होता है और उस वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, उसका व्यास होता है। कोई सर्कल है और उस सर्कल की सबसे बड़ी जीवा उसका डायमीटर होता है, उसका सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास होता है। अब मैं इसी प्रकार को ज्योग्राफी में कहूंगा, ज्योग्राफी की सबसे बड़ी अक्षांश कौन सा होगा? भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री। तो इससे दूसरी बात मेरे सामने ज्योग्राफी में एक निकल के आई, जैसे जैसे मैं नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर जाऊंगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाऊंगा, वैसे वैसे अक्षांश रेखा की लंबाई भी बढ़ती चली जाएगी। राइट? जैसे
जाऊंगा वैसे वैसे अक्षांश में देशांतर रेखा की लंबाई भी घटती चली जाएगी। तो सीधी सी बात है, हम ज्योग्राफी में एक बेसिक चीज और जानते हैं कि जैसे जैसे मैं ऊंचाई पे जाऊंगा टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर किस कारण कम हो रहा है? देशांतर की तरफ जाने पर। तो सीधी सी बात है, अक्षांश किसको निर्धारित करेगी? आपका अक्षांश बदल गया तो जलवायु बदलेगी, अक्षांश बदला तो जलवायु बदलेगी। आप अगर साउथ इंडिया से अगर जम्मू कश्मीर नॉर्थ इंडिया की तरफ चल जाओगे तो जलवायु सीधी सी बदलनी है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज समझ में आ गई। तो अब यहां पर आपको अक्षांश की चीज समझ में आ गई। अक्षांश की अब इसकी काउंटिंग, जो इससे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्षांश पहली बात देखा जाए तो मैं यहां से चलूंगा, सीधा चलूंगा तो मैं मैक्सिमम यहां पे ही जा पाऊंगा 90 डिग्री। तो मैक्सिमम इधर साउथ में जाऊंगा तो यहां पे भी 90 डिग्री। तो अब आपसे पूछे कुल अक्षांशीय मान कितना होता है? अक्षांशीय मान कितना होगा? 90 प्लस 90 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। लेकिन एग्जामिनर घुमाएगा, सीधा नहीं देगा। ये तो छठी क्लास की किताब में एग्जामिनर बोलेगा बताइए कुल अक्षांशीय वर्त कितने हैं? तो अक्षांशीय वर्त कितने हो जाएंगे? ये 90 ये हो गए और 90 ये हो गए और एक 0 डिग्री का वर्त भी तो बनेगा भूमध्य रेखा। ये भी तो पूरा वर्त ही बना रही है। एक वर्त ये बन गया, 2 3 90 तक 90 वर्त हो गए। यहाँ से एक से चले 90 वर्त ये हो गए और एक वर्त 0 डिग्री का भी बनेगा। तो एक वर्त 0 डिग्री का बना तो टोटल कितने हो गए? 181। मैंने डिग्री का चिन्ह नहीं लगाया, यहाँ पर काउंटिंग हो रही है यहाँ पर। अब तीसरा करेगा रेखा। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी? कुल अक्षांश रेखाएं देखोगे तो आप मैं यहाँ से 0 डिग्री जहाँ जाऊंगा तो लास्ट 90 डिग्री क्या बन जाएगी? बिंदु। और रेखा की परिभाषा, लाइन की परिभाषा होती है 2 बिंदु को मिलाने वाली। ये तो खाली एक ही बिंदु है, लाइन नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 181। बिंदु कितने हैं? 1 और 2 -2 179। यहाँ पर बच्चे बहुत से बहस करते रहते हैं, दो सारे सही हैं पर पोजीशन अलग अलग है। पोजीशन अलग अलग। वर्त कितने? 181। रेखा कितनी? 179। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे तो हमारी अक्षांश रेखा, ये लैटिट्यूड, हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, देशांतर। दोस्तों चीजों को समझ जाओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। देशांतर होता है, देशांतर की बात करें, दिशा प्लस अंतर, इसमें एक शब्द निकाला है। एक तो होता है दिशा, दूसरा क्या निकल रहा है? अंतर। ये तो शब्द निकलते हैं, यानी दिशा का अंतर। दिशा का अंतर मतलब टाइम। तो देशांतर क्या ज्ञात करेगा? क्या टाइम। किसको ज्ञात कर रहा है? टाइम को ज्ञात कर रहा है। तो देशांतर की बात में बात करूं तो दिशा को ज्ञात कर रहा है। तो दिशा की हम ये बात करते हैं तो यह देशांतर रेखा कैसी होगी? उत्तर से दक्षिण। बात हुई है उत्तर से दक्षिण। तो देशांतर रेखाएं इस प्रकार से होगी। यहाँ पे कुछ चीज ऑब्जर्व करना दोस्तों कि चीजें हैं क्या। ठीक है दोस्तों, कोई चीज ऑब्जर्व हो रही है और क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है? एक ऑब्जर्वेशन मेरे को दिख रही है, जैसे जैसे मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जा रहा हूं वैसे वैसे देशांतर रेखा के बीच की दूरी घट रही है। जैसे जैसे मैं नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर जा रहा हूं देशांतर रेखा के बीच की दूरी घट रही है। तो जैसे जैसे मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाऊं देशांतर रेखा के बीच की दूरी घट रही है। ये बात तो हमारी पहली बात समझ में आ गई। इस टॉपिक में आपको दोबारा खींच के लेके आऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। इस पर पहली बात तो ध्यान देना, काउंट करते समय वो आपकी लैटिट्यूड वाली चीजें मत कर देना। लॉन्गिट्यूड में अलग चीज चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि ये एक सर्कल बन रहा है। यहाँ से मैं 0 डिग्री यहाँ से चलूंगा, घूम फिर के फिर वापस आऊंगा, यानी कि एक सर्कल है, ये 0 डिग्री है तो यहाँ घूम के यहाँ आया 360 डिग्री। माना कि ये तीनों 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही है, अलग नहीं है। तो इसमें कुल कितनी देशांतर रेखा कितनी हो जाएगी? 360। ठीक है, 0 डिग्री की देशांतर कितनी हो जाएगी? 360। अब बात करते हैं इसके टाइम की, बात करते हैं टाइम कैसे, इसको टाइम का कैसे ज्ञात करते हैं। देशांतर रेखा किसको ज्ञात करती है? समय को ज्ञात करती है। देशांतर रेखा अगर समय को ज्ञात करती है तो हमें दोस्तों एक चीज देखनी है यहाँ पर, क्या कि मैं आज हम कितने बजे मिले। माना कि आज हम 10 बजे मिले। कितने बजे मिले? 10 AM पे मिले। तो अगर कल 10 बजे मिलेंगे तो कल 10 बजे मिलेंगे तो हमें मिले हुए कितना टाइम हो गया? 24 घंटे। हाँ या ना? 24 घंटे हो गए मिले हुए।
हमें मिले हुए 24 घंटे हो गए, तो ये पूरा एक सर्कल पूरा हुआ है नहीं हुआ? पूरा सर्कल हुआ। पूरे सर्कल का मान कितना आया दोस्तों? 360 डिग्री। कितने टाइम में पूरा किया पृथ्वी ने? 24 घंटे में। तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आया क्या? 1 घंटे बराबर 15 डिग्री आया ना? 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। तो मैंने इसको किस में चेंज कर दिया? मिनट में चेंज किया। मिनट में चेंज किया तो ये कितना आ गया? 15 15 चौक 60, यानी 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, यानी कि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। डिग्री की सेंटीग्रेड कर रखी है। देशांतर से दो देशांतर को पार करने में लगा कितना अंतर? 4 मिनट। इतना समझ में आ गया दोस्तों? अब आगे इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं भारत का मानक समय। भारत का मानक समय। जहां मैं भारत के मानक समय की बात करता हूं, अभी तक जहां तक मैंने दोस्तों जहां पढ़ाया है, इसका मेरे को राइट आंसर नहीं मिला है। मैंने पीजीडी सब्जेक्ट कौन को पढ़ाया है। अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वेशन आपसे क्वेश्चन देता हूँ, सीधा सीधा बताइए भारत के से कितने अंतरराष्ट्रीय टाइम जोन गुजर रहे हैं। क्वेश्चन को ठीक से सुनना, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी क्वेश्चन गलत करवाती है। भारत से कितने अंतरराष्ट्रीय टाइम जोन गुजर रहे हैं? भारत में कुल कितने टाइम जोन है? विश्व में कुल कितने टाइम जोन हो जाएंगे? 24। कितने टाइम जोन है? 24। अभी हमने देखा 24, 360 डिग्री बराबर 24। अभी 360 डिग्री बराबर 24, तो कुल टाइम जोन कितने हो गए? 24। तो दोस्तों मेरे को ये बताना है कि भारत से कितने अंतरराष्ट्रीय टाइम जोन गुजर रहे हैं। यहाँ पे मोर देन क्वेश्चन का एक आंसर आएगा। वो 82.5 डिग्री से आगे नहीं जानते, किसी को ये नहीं पता 82.5 आया कहां से। पता तो ये करना है ना 82.5 कहां से आया, 82 आप आया कहां से, 82 आप आया कहां से, वो हम देखेंगे। अगर वो पता लग जाएगा तो पता लग जाएगा कितना अंतरराष्ट्रीय टाइम गुजर रहा है। अभी हमने देखा कि टाइम हम किस में मापते हैं? 0 से 15 डिग्री। पर 1 घंटे हावर्स में मापते हैं टाइम को। मान लीजिए 0 से 15 डिग्री, 15 से 30 डिग्री, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90, 90 से 105, बस 3 से काम से जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अपना टाइम जोन। यहां पर आप आगे 360 तक जाओ, टोटल 24 टाइम जोन हो जाएंगे। अब आपने देख रहे भारत के अंदर से कितने टाइम जोन गुजर रहे हैं, इनमें से कौन सी दो रेखाएं भारत से गुजर रही है। यहां से आपको भारत की लैटिट्यूड स्थिति पता होना बहुत जरूरी है। लॉन्गिट्यूड स्थिति पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी देशांतर भारत का मान कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, राइट, 97 डिग्री 25 मिनट। अब इनके दो के बीच में से कौन से दो देशांतर आएंगे? ये दो, 75 और 90। भारत से कितने अंतरराष्ट्रीय टाइम रेखा गुजरती है? 2। लेकिन अपनी जीएमटी एक बात कहती है, कोई भी देश अपना एक टाइम जोन बना सकता है। जीएमटी साफ कहती है। तो भारत को बोला कि भाई भारत तुम अपना टाइम जोन एक बना सकते हो। तो भारत ने क्या किया? अपना टाइम जोन एक बनाने के लिए 75 + 90 / 2 82 हाफ। 82 हाफ कहां से आया? यहां से आया। तो दोस्तों अब यहां से क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो, एक संयोग बन रहा है। भारत में संयोग बहुत बनते हैं, पहली बात तो ये इतिहास गवाह इस बात का। तो भारत दूसरा संयोग क्या बन रहा है? आप इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो 82 हाफ ही आएगा। अब यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बोलेगा भारत का मानक समय 82 हाफ बता दोगे, लेकिन एग्जामिनर साल पे आपसे खेलना चाहता है, आपके दिमाग से खेलेगा। क्या कहेगा कि बताइए भारत को 2 भागों में डिवाइड करने वाली लॉन्गिट्यूड रेखा कौन सी है? तो 82 हाफ पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसने सीधा पूछा था कि एक स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि जो अपनी कर्क रेखा है, कर्क रेखा के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? तो वो तो सर होते हैं नॉर्थ में, तो जैसे से लेके दिल्ली तक आ जाओ, अपने पूरा सारे जो नॉर्थ में पड़े हुए। वो ये पूछ रहा था कि निम्न में से किस राज्य से ये रेखा नहीं गुजर रही है। ऐसा पूछता तो सब बता देते, लेकिन उसने पूछ के घुमा के। आज की तारीख क्वेश्चन को समझना ज्यादा, आप अगर क्वेश्चन को समझ जाओगे ना तो चीजें आ जाएगी। पहली बात तो यूपीएससी की भाषा समझ में नहीं आती, पूछना क्या है, आंसर तो तब देगा ना तो उसको क्वेश्चन पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गई। 82 हाफ कहां से आया? भारत का मानक समय। अब बात करते हैं तिथि रेखा। तिथि रेखा, एक तिथि रेखा होती है, एक समय रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, तिथि रेखा और समय रेखा। तिथि रेखा देखो, अभी हमने तिथि रेखा देखते हैं। तिथि रेखा को हमने देखा कि अगर मैं 360 को 2 सीधा कर दूंगा तो 80 + 180 180 प्लस हो जाएगा।
180 प्लस हो जाएगा। और उसी प्रकार मैं पूरे दिन को दो भागों में डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 12 हो जाएगा। आया ना भाई? मैं यहां से घूम के यहां पे आऊंगा तो यहां पे पूरा एक दिन 24 घंटे हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर मेरे को करना क्या है कि अपनी जो तिथि रेखा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 180 क्या है तिथि रेखा, डेट लाइन कौन सी है 180। अगर मैं बात करूं टाइम लाइन की, टाइम लाइन की बात करें हमने 180 टू हाफ क्या लिया, मिड लाइन, क्या ली, मिड लाइन। तो इसी प्रकार कोई मानचित्र की मिड लाइन की मैं जहां बात करता हूं, मानचित्र की मिड लाइन क्या हो जाएगी, 0 डिग्री ग्रीनविच, वो अंतरराष्ट्रीय टाइम जोन। ठीक है, तो इसमें दो राय चीज समझने की कोशिश करो, बहुत चीज समझ करो तो सारी आसानी से चीजों को गेन कर लोगे। तो वो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन 2012 में सीबीआई में क्वेश्चन पूछा था कि अक्षांश व देशांतर रेखा के जाल को क्या कहते हैं, अक्षांश व देशांतर रेखा के जाल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रिड। अक्षांश देशांतर रेखा के जाल को क्या कहते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन होता है दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे, क्या कहते हैं, गोरे। दो चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या कहते हैं, गोरे, और दो देशांतर अक्षांश देशांतर रेखा क्या कहते हैं, ग्रिड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी एक्सवाइजेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।